नमस्कार दोस्तों। तो आज हम अपने थर्ड चैप्टर का कोशिका विभाजन को पढ़ने वाले हैं। जैसा कि अगर पहले 2 क्लासेस हो चुके हैं बायोलॉजी के, अगर आपने नहीं किया है तो वो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। कोशिका विभाजन है, चैप्टर का नाम है सेल डिवीज़न। पहला दिया हुआ है कोशिका चक्र यानी सेल साइकिल। किसी कोशिका के निर्माण से लेकर विभाजन होने तक की विभिन्न अवस्थाओं को हम कोशिका चक्र कहते हैं। इसमें अंतरावस्था है। अंतरावस्था इस अवस्था में कोशिका उन सभी पदार्थों का निर्माण करती है जिनकी कोशिका विभाजन के समय आवश्यकता होती है। और इसमें जो है 3 अवस्थाएं होती है। पहला है प्रथम वृद्धि काल, दूसरा है संश्लेषी काल और तीसरा है द्वितीय वृद्धि काल। प्रथम वृद्धि काल की बात की जाए तो इस प्रावस्था में कोशिका चक्र के पूर्ण होने में 30 से 40% समय लगता है। इस प्रावस्था में कोशिका वृद्धि करती है। वह डीएनए संश्लेषण के लिए अत्यावश्यक प्रोटीन व आरएनए का संश्लेषण भी करती है। प्रथम वृद्धि काल में संश्लेषी काल की बात की जाए तो इस प्रावस्था में कोशिका चक्र के पूर्ण होने के 20 से 30% समय लगता है और इस अवस्था में डीएनए की एक प्रति तैयार हो जाती है। द्वितीय वृद्धि काल की बात की जाए तो इस प्रावस्था में कोशिका चक्र के पूर्ण होने का 10 से 20% समय लगता है। इस अवस्था में विभिन्न प्रकार की प्रोटीन आरएनए का संश्लेषण होता है। विभाजन प्रावस्था जिसे हम एम फेज कहते हैं, इसको अगर पढ़ेंगे तो इस अवस्था में कोशिका चक्र पूर्ण होने का 5 से 10% समय लगता है। इस प्रावस्था में केंद्रक के विभाजन से 2 केंद्रक बनते हैं तथा बाद में कोशिका द्रव्य विभाजन से 2 संतति कोशिकाएं बनाई जाती है। अब हम देखते हैं कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन। तो इसमें दिया गया है कोशिका सिद्धांत के अनुसार कई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही होती है। मतलब उसका जो पहले का सेल होता है उससे ही नई कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है। ये कथन है ओमनिस सेलुला ई सेलुला। रॉबर्ट विर्चो के अनुसार ये कथन दिया गया है। दूसरा है पूर्ववर्ती कोशिकाओं को मार्त कोशिका यानी मदर सेल या जनक कोशिका कहते हैं, जिसे हम पेरेंटल सेल भी कहते हैं। कोशिका विभाजन के द्वारा ही कई कोशिका द्रव्य व केंद्रक का नवीनीकरण हो जाता है। प्रत्येक बहुकोशिकीय सजीव एक कोशिकीय निषेचन अंडज के बारंबार कोशिका विभाजन से ही बनता है। कोशिका विभाजन के प्रकार की बात की जाए तो कोशिका विभाजन के दौरान बनने वाली पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या के आधार पर कोशिका विभाजन 3 प्रकार की होती है और ये निम्न है। पहला है असूत्री विभाजन, एमिटोसिस। इसमें क्या होता है कि यह विभाजन सामान्य रूप से अविकसित एक कोशिकीय जीवों में होती है। एक कोशिकीय जीव जो कि अविकसित होते हैं इसमें होती है। जैसे एग्जाम्पल में है कवक, जीवाणु, नीलहरित शैवाल, अमीबा, प्रोटोजोआ, अस्त कोशिका, WBC इत्यादि। और इसमें कोशिका के केंद्रक में संकुचन होता है जिससे 2 पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। इसमें एक मार्त कोशिका होती है और 2 पुत्री कोशिका होती है असूत्री विभाजन में। समसूत्री विभाजन की बात यानी माइटोसिस की बात की जाए तो समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में पाया जाता है यानी सोमेटिक सेल्स में पाया जाता है। पादप कोशिकाओं में इस प्रकार का विभाजन सामान्य रूप से विभज्योतिक कोशिका में होती है। इसमें एक जनक कोशिका 2 संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है तथा संतति कोशिका में गुणसूत्र की संख्या जनक कोशिका के बराबर होती है, इसलिए इसे समविभाजन भी कहते हैं। समसूत्री विभाजन की बात की जा रही है यहाँ पे। इस विभाजन से निर्मित पुत्री कोशिका मृत कोशिका मार्त कोशिका यानी मदर सेल के समान संरचना की होती है। जो उसका पुत्री कोशिका होगी वो और मदर सेल दोनों सेम ही होगी। यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है। इसी निम्न अवस्थाओं में विभक्त किया जाता है। मतलब समसूत्री विभाजन को भी इतने सारी अवस्थाओं में विभक्त किया गया है। पहला है अंतरावस्था यानी इंटरफेस। 2 कोशिका विभाजन के बीच की अवधि को अंतरावस्था कहते हैं। 2 कोशिकाओं के विभाजन की जो बीच की अवधि होती है, समय होता है, उसे अंतरावस्था कहते हैं। इस अवस्था में कोशिका उन सभी पदार्थों का निर्माण करती है जिनकी कोशिका विभाजन के समय आवश्यकता होती है। केंद्रक विभाजन,
इस प्रावस्था में केंद्रक दो पुत्री केंद्रकों में विभाजित होती है। इसे 4 भागों में बांटा जाता है। पूर्वावस्था यानी कि प्रोफेज की बात की जाए तो इसके केंद्रक के गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई देने लग जाते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र में 2 क्रोमेटिड होते हैं। दोनों क्रोमेटिड सेंट्रोमीटर की सहायता से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। पूर्वावस्था के अंत तक केंद्रक के अलावा केंद्रिका लुप्त हो जाती है। यूकेरियोटिक जंतु कोशिका में तारककाय विभाजित होकर विपरीत ध्रुवों में पहुंच जाते हैं। मध्यावस्था की बात की जाए तो इसमें तरकु रेशों का बनना व तरकु के मध्यवर्ती क्षेत्र में गुणसूत्र का विन्यास इस प्रावस्था की मुख्य घटनाएं हैं। इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे प्रत्येक तारक केंद्रक से तारक किरणें निकलती रहती है। ये किरणें मिलकर तरकु रेशों का निर्माण करती है। दूसरा है गुणसूत्र केंद्र की परिधि से तुर्क के मध्यवर्ती क्षेत्र की ओर गमन करके तुर्क तंतु पर इस प्रकार विन्यसित हो जाते हैं कि उनके गुणसूत्र बिंद या सेंट्रोमियर मध्यवर्ती भाग में स्थित रहे और गुणसूत्र की भुजाएं ध्रुवों की ओर अभिविन्यस्त रहे। थर्ड है पश्चावस्था यानी कि एनाफेज। इस अवस्था में गुणसूत्र के सेंट्रोमियर में विभाजन गुणसूत्र 2 क्रोमेटिड या अर्ध गुणसूत्रों में टूटा जाता है। प्रत्येक क्रोमेटिड को अपना सेंट्रोमियर मिल जाने से यह एक पूरा गुणसूत्र बन जाता है। इसे पुत्री गुणसूत्र कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इस अवस्था में पुत्री गुणसूत्र LVI आकार का दिखाई देता है। सेंट्रोमियर से जुड़े तुर्क तंतु में संकुचन से पुत्री गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर खिसकने लगती। इस पश्चात अभिगमन होता है, जिसे हम कहते हैं एनाफेजिक मूवमेंट कहते हैं, यानी कि पश्चावस्था अभिगमन। पुत्री गुणसूत्रों का एक पूरा सेट एक ध्रुव की ओर तथा दूसरा दूसरे ध्रुव की ओर जाता है। फोर्थ दिया हुआ है अंत्यावस्था यानी कि टेलोफेज। पुत्री गुणसूत्र 2 ध्रुवों पर पहुंचकर आकुंडलित होकर जालिका बनाती। इस प्रकार प्रत्येक ध्रुव पर गुणसूत्रों का समूह बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रत्येक गुणसूत्र समूह के चारों ओर केंद्रीय आवरण परिवर्धित होने से प्रत्येक जनक कोशिकाओं में 2 संतति केंद्रक बन जाते हैं तथा प्रत्येक केंद्रक में केंद्रिका का भी परिवर्धन हो जाता है। सी है कोशिका द्रव्य विभाजन यानी कि साइटोकिनेसिस। कोशिका द्रव्य विभाजन पादप व जंतु कोशिका में अलग अलग वीडियोस होता है। पहला है विदलन विधि यानी क्लेवेज मेथड। इसमें इस मेथड के बारे में दिया गया है कि जंतु कोशिकाओं के मध्य भाग में एक खांच बनना प्रारंभ हो जाता है, केंद्रीय विभाग की ओर बढ़ते जाती है और कोशिका 2 पुत्री कोशिका का निर्माण करती है। कोशिका पट्टलिका विधि यानी कि सेल प्लेट मेथड। पादप कोशिकाओं में कोशिका के मध्य भाग में गोल्जी का सूक्ष्म नलिकाएं एकत्रित होकर एक पट्टलिका बना लेते हैं। इसे कोशिका पट्टलिका कहते हैं। कोशिका पट्टलिका के दोनों ओर सेल्यूलोज जमा होने से कोशिका भित्ति बन जाती है और इस प्रकार 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। समसूत्री विभाजन का महत्व दिया गया है। कायिक कोशिका अपनी पुत्री कोशिकाओं में स्वयं के समान अनुवांशिक पदार्थ यानी DNA को पहुंचाता है, जिससे जीवों की कार्यकीय व उपापचयी समानता बनी रहती है। समसूत्री विभाजन अलैंगिक जनक शरीर की वृद्धि तथा शरीर के अंगों की मरम्मत में सहायक होता है। अर्धसूत्री विभाजन का दिया गया है नेक्स्ट, और इसके गुण निम्न है। अर्धसूत्री विभाजन केवल जनन कोशिकाओं में ही होता है और ये जनन कोशिकाएं द्विगुणित होती है। इसके द्वारा जंतु में शुक्राणु व अंडाणु तथा पादपों में नर व मादा युग्मकों का निर्माण होता है। यह नर व मादा युग्मक अगुणित होते हैं, अर्थात इनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, नर व मादा युग्मकों के संयोजन से युग्मनज का निर्माण होता है। यह द्विगुणित होते हैं। इस प्रकार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित बनी रहती है। आप यहाँ देख सकते हैं, इसका डायग्राम दिया गया है अर्धसूत्री विभाजन का। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन 2 चरणों में पूर्ण होता है। पहला है मियोसिस फर्स्ट और दूसरा है मियोसिस सेकेंड, जिसे हम अर्धसूत्री विभाजन प्रथम और अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय के नाम से भी जानते हैं। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम का दिया गया है। इस विभाजन में समसूत्री विभाजन की भांति कोशिका विभाजन से पूर्व अंतरावस्था होती है, जिसमें विभाजन का प्रक्रिया प्रारंभ होती है।
इसमें जनक कोशिकाओं से 2 कोशिकाएं बनती है जिनमें गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिकाओं से आधी होती है, इसलिए इसे न्यूनकारी विभाजन भी कहते हैं, यानी कि रिडक्टिव डिवीजन भी कहते हैं। इस विभाजन को 4 भागों में बांटा गया है। अर्धसूत्री यानी कि मियोसिस फर्स्ट यानी कि अर्धसूत्री विभाजन प्रथम को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है पूर्वावस्था प्रथम यानी प्रोफेज फर्स्ट। समसूत्री विभाजन के पूर्वावस्था की तुलना में यह प्रावस्था लंबी अवधि व जटिल घटनाओं वाली होती है। पूर्वावस्था प्रथम में समसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था के समान गुणसूत्रों का संघनन, तारक का विभाजन, केंद्रिका व केंद्रक झिल्ली का लुप्त होना आदि घटनाएं होती है। यह 5 अवस्थाओं में संपन्न होती है। पहला लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकेनेसिस। इन घटनाओं के अतिरिक्त समान जीन रखने वाले समजात गुणसूत्रों को क्रोमेटिड आपस में कुंडलित हो जाते हैं। इस घटना को जीव विनिमय कहते हैं, यानी क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। जीन विनिमय की घटना के फलस्वरूप क्रोमेटिड्स में जीन के नए समूह बन जाते हैं। पूर्वावस्था प्रथम में समजात गुणसूत्रों में होने वाले जीन विनिमय में अलग के कारण अगली पीढ़ी के लक्षणों में भिन्नता उत्पन्न हो जाती है। मध्यावस्था प्रथम यानी कि मेटाफेज फर्स्ट की बात की जाए तो समजात गुणसूत्र मध्य पट्टी का दोनों और एक समूह में जमा हो जाते हैं और समजात गुणसूत्रों में से एक जो मध्य पट्टिका होती है एक की ओर और दूसरे मध्य पट्टिका की ओर दूसरी ओर होता है और विभाजन तुर्क बनने पर प्रत्येक और गुणसूत्र जो है वो अपने और की तुर्क तंतुओं से जुड़ जाते हैं। समसूत्री विभाजन कोशिका विभाजन जो है उसके विपरीत क्रोमेटिडों के सिरे और मध्य पट्टिका की ओर गुणसूत्र केंद्र ध्रुवों की ओर होते हैं। पश्चावस्था प्रथम यानी कि एनाफेज फर्स्ट की बात की जाए तो इस प्रावस्था में समसूत्री विभाजन की पश्चावस्था के समान यहाँ सेंट्रोमियर का विभाजन नहीं होता है और तुर्क तंतुओं के संकुचन से पूर्ण गुणसूत्र अपने ध्रुव की ओर गमन करता है तथा पश्चावस्था प्रथम अंत तक प्रत्येक ध्रुव पर गुणसूत्र का एक समूह बन जाता है। अंत्यावस्था प्रथम यानी कि टेलोफेज फर्स्ट की बात की जाए तो इसमें दोनों ध्रुवों पर गुणसूत्रों के चारों ओर केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार 2 केंद्रक बन जाते हैं तथा कोशिका द्रव्य को विभाजन में से 2 पुत्री कोशिकाएं बन जाती है। इस गुणसूत्रों की संख्या कुमार्त कोशिका यानी कि मदर सेल की तुलना में आधी रह जाती है और अर्धसूत्री विभाजन प्रथम के फलस्वरूप 2 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है। अर्धसूत्री विभाजन सेकंड यानी कि मियोसिस सेकंड की बात की जाए तो अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय समसूत्री विभाजन कोशिका विभाजन के समान होता है। इसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक अगुणित पुत्री कोशिका 2 पुत्री कोशिकाओं में बढ़ जाती है। इसके साथ ही अर्धसूत्री विभाजन में पूर्ण होता है तथा 2n द्विगुणित मात्र कोशिका के 4n अगुणित पुत्री कोशिकाएं बनती है। अर्धसूत्री विभाजन का महत्व यानी कि सिग्निफिकेंस और मियोसिस हम लोग यहाँ देख रहे हैं। अर्धसूत्री जो कोशिका विभाजन है उसमें द्विगुणित कोशिकाओं से अगुणित युग्मक बनते हैं। निषेचन की क्रिया में नर व मादा युग्मकों के संयोजन से युग्मनज का निर्माण होता है जो कि द्विगुणित होते हैं। यह विकसित होकर द्विगुणित जीव का निर्माण करते हैं। इस प्रकार जीवों में गुणसूत्रों की संख्या प्रत्येक पीढ़ी में समान बनी रहती है। आनुवंशिक पदार्थों की अदला बदली जीन विनिमय की प्रक्रिया में नर व मादा के लक्षणों का आपस में मिश्रण हो जाता है। इससे संतान में नए व अच्छे गुणों का समावेश होता है और इसी के साथ हमारे आज की क्लास कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच।